सबसे पहले हम क्या करते थे, हम बैलेंस शीट से चीज़ों को भेजते थे। तो बैलेंस शीट से असेट साइड में जो चीज़ें होती थी, 4 चीज़ों को छोड़कर बाकी सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड ट्रांसफर करते थे, डेबिट साइड। उसकी भी तो एंट्री होगी, तो उसकी एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते थे हम उसको, और रियलाइजेशन अकाउंट में। और हम इसको जो ट्रांसफर करते थे रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड करते थे, डेबिट साइड में करते थे। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स ट्रांसफर हो गया। ऐसे ही हम लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करते थे, कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सब, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन के किस तरफ ट्रांसफर करते थे, क्रेडिट साइड। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर हो गया, इसमें कोई परेशानी। फिर एसेट साइड में 4 चीज़ें रह जाती थी। एक तो रहता था कैश बैंक, जिसको भेजते थे कैश या बैंक अकाउंट में बैलेंस बीडी के नाम से, और बैलेंस बीडी की कोई जनरल एंट्री होती नहीं है, तो उसकी कोई जनरल नहीं होगी। फिर बचता था पीएनएल का डेबिट बैलेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस, जिसको हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, उनके रेशियो में, ये होता था उसकी एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, ये कौन सी साइड वाला, एसेट साइड वाला है, ठीक है ना। और मिसलेनियस एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते थे। कोई परेशानी यहाँ तक। एसेट साइड खत्म हो गया। फिर लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो लायबिलिटी साइड में भी कुछ चीज़ें छोड़ी जाती थी, उसमें से एक होता था कैपिटल का बैलेंस, जिसको भेजते थे बैलेंस बीडी के नाम से, उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व, इसको हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। कहाँ बांटते थे इनको हम, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट बांटेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी होगा इन तीनों में से, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद क्या बचता था, पार्टनर लोन, पार्टनर लोन पेड, कहाँ भेजते थे पार्टनर लोन को हम, कैश या बैंक अकाउंट के किस साइड, ये लायबिलिटी साइड वाला है, ठीक है। लायबिलिटी साइड में अगर पार्टनर लोन है तो कहाँ भेजते थे, फिर कैश या बैंक के क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। मतलब पेमेंट हो गई इसकी, क्लियर पॉइंट। अब देखो पार्टनर लोन लायबिलिटीज की जगह एसेट साइड में भी हो सकता था, याद करो एसेट साइड में होता था, उसको फिर पार्टनर्स कैपिटल कैश के क्रेडिट साइड डेबिट साइड में भेज देते हैं। इस साइड है तो क्रेडिट साइड में जाता था लायबिलिटी साइड वाला, और एसेट साइड में है तो डेबिट साइड में आ जाता था। याद आ ना, फॉर्मेट से ये पूरी एंट्रीज। तो वाली जगह बात करता हूँ दूसरे वाले लोन की। पार्टनर लोन किस तरफ होगा अभी, ये एसेट साइड में। अगर एसेट साइड का मतलब कि हमने पार्टनर को लोन दे रखा है तो पैसा आएगा, तो इसकी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। ये पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई। हाँ बोलो। पार्टनर के अलावा जैसे कोई और वाइफ या कोई वो सब तो रियलाइजेशन में चला गया, तो उसकी एंट्री में कर तो दिया हमने, जो लायबिलिटीज ट्रांसफर करी है पहले, ये दूसरी एंट्री इसी में आ जाता है। सब इसी के अंदर तो आ गया। लेकिन ये तो एसेट है, लायबिलिटीज है। हाँ। जो एसेट रियलाइज और लायबिलिटीज पे आते अभी खत्म हो गई क्या एंट्री, खत्म नहीं हुई ना अभी तो बैलेंस शीट ट्रांसफर करा है, आएंगे अभी इसमें। अभी हमने सिर्फ बैलेंस शीट की चीज़ें ट्रांसफर करी है। बैलेंस शीट से जो जो चीज़ें ट्रांसफर होती थी अभी यहाँ तक ही हुए हैं। अभी एडजस्टमेंट तो आई ही नहीं, अभी यहाँ तक परेशानी है। अब आते हैं अब एडजस्टमेंट, सारी एंट्री खत्म हो गई बैलेंस शीट वाली, जो जो पॉसिबल केसेस थे, जो जो जहाँ भेजना था। और ये कम एंट्री आते हैं, ज़्यादा एंट्री वो इसके बाद वाली आती है एग्जाम पे करने को।
अब आते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में देखो एसेट्स के साथ दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो एसेट बिक जाएगा या फिर एसेट्स को पार्टनर ले जाएगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एसेट बिकता था तो याद करो कहाँ कहाँ भेजते थे हम उसको, रियलाइजेशन के क्रेडिट बैंक के नाम से है ना, और फिर वो बैंक या कैश जो भी था उसके डेबिट में, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट में और बैंक या कैश के डेबिट में, ये होता था ना। तो एंट्री क्या हुई, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में और बैंक के, यही हुआ ना। तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, ये एंट्री होगी। तो अब उसी की एंट्री लिखते हैं हम, बात समझ आई। तो ऐसे फॉर्मेट से एंट्री है। अगली एंट्री आपकी एसेट्स रियलाइज या सोल्ड, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे फिर अनरिकॉर्डेड, कोई सा भी एसेट बिकना चाहिए बस, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, वहीं जाता था। तो बेचा तो हमने अभी हमने पता चला कि वो कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा और रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कोई दिक्कत, ठीक है पॉइंट। अब इसी को सोच के अगला बताओ, अगर एसेट्स टेकन बाई पार्टनर होता तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए, एसेट्स एंट्री क्या होनी चाहिए, एसेट्स टेकन बाई बिल्कुल यही है, रियलाइजेशन का क्रेडिट में आएगा और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री हो जाएगी आपकी, जो भी पार्टनर होगा उसका नाम होगा ना, XYZ जो भी नाम होगा, क्वेश्चन में दिखा होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स हो गया। अब आते हैं लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटीज के साथ भी दो कहानियां, या तो पेमेंट होगी या फिर पार्टनर पे करेगा, उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे। तो लायबिलिटीज अगर हम पे करें, लायबिलिटीज पेड बाय फर्म, कुछ ना लिखा हो तो फर्म ही पे करता है। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन के डेबिट कैश या बैंक के क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है यहाँ तक। वही अगर लायबिलिटीज को पार्टनर पे कर रहा हो तो लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, है ना। तो एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर का नाम होगा। इसके बाद आएगा एक वर्ड आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्या आएगा आपका, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो इसके साथ भी दो कहानी होगी, या तो लिखा होगा पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, कुछ ना लिखा हो तो पेड बाय फर्म ही मान जाता है, या फिर लिखा होगा स्पेशली पेड बाय पार्टनर, तो पार्टनर लिखा होगा तो पार्टनर का नाम मेंशन होगा कि कौन सा पार्टनर पे कर रहा है। तो पेड बाय अगर फर्म होगा तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन, कैश अकाउंट में आ जाता है वो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। वही अगर पार्टनर पे करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना एंट्रीज। तो ये जनरल है, इसी की जैसी एंट्रीज। अब इसके बाद क्या होगा, एक वर्ड आएगा, हम पार्टनर को कमीशन वमीशन भी देते थे, तो एक पॉइंट आ सकता है पार्टनर को कमीशन देना, कमीशन अलाउड टू पार्टनर, कमीशन या रेम्युनरेशन कोई भी वर्ड लिखाओ। तो अगर पार्टनर को कमीशन दे रहे हो तो एंट्री होगी इसकी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं, इतनी चीज़ें होती है इसके अंदर। इसके बाद आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करोगे। तो टोटल करने पे दो पॉसिबिलिटीज, या तो आपका प्रॉफिट निकलेगा या फिर आपका लॉस निकलेगा। तो अगर प्रॉफिट निकलता है रियलाइजेशन प्रॉफिट, या फिर लॉस निकलता है रियलाइजेशन लॉस। तो अगर प्रॉफिट निकला तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लॉस निकला
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पूरा अकाउंट खत्म हो गया। इसके बाद क्या होता था, इसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग कर देते, कैपिटल का भी कुछ बैलेंस बचता था, फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल, उसको भी भेजा जाता था। तो आखिरी एंट्री इसकी होती है फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो कैपिटल डेबिट बैलेंस शो करेगा, कैपिटल शो डेबिट बैलेंस, या फिर होगा कैपिटल शो क्रेडिट बैलेंस। तो अगर कैपिटल बैलेंस करेगा, डेबिट शो करेगा, तो हम उसको उसके वहाँ से कौन से अकाउंट में भेजते थे, कैश या बैंक अकाउंट में। तो कैपिटल अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो क्रेडिट करना है, तो एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही कैपिटल क्रेडिट करेगा तो उसको डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो कुल इतनी एंट्रीज है। अगर आप ध्यान से देखो तो एंट्री इतनी सारी आपको याद थोड़ी ना करनी है, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो उसी से आपकी एंट्री बन जानी है, ठीक है। तो इसकी दो क्लास हो गई हमारी। पहली हम आज तो देखेंगे बेसिक जो एसेट्स लायबिलिटीज बेचने वाली, थोड़े खर्चे वाली एंट्री है जो जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। बाकी एसेट्स की एंट्री, बेचने की एंट्री आप जानते हो, वही वाली एंट्री करनी है आज, ठीक। तो जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आराम से लिख लेना। एक बुक दे दो जरा मुझे पीछे से, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। एसेट्स लायबिलिटीज थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, होगा तो, वरना फिर वैसे एंट्री पास करनी है। जैसे पेज नंबर निकालो 7 पॉइंट, सॉरी, कोई अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ एसेट्स का था 7.9, क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन 5 है। सॉरी, मिल गया 7.9। देखो लिखा है पास जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द ड्यूजिलेशन ऑफ द फर्म पार्टनर मोहन एंड सो ऑन आफ्टर द वेरियस, जो लिखा है दो पार्टनर मोहन और सोहन पार्टनर थे। देखो इस चैप्टर में ज़्यादा चांस है कि जनरल एंट्री आती है, 5 एंट्री 5 नंबर में आ जाएगी, ठीक है। कभी कभी चांस होता है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आएगा, मतलब ऐसा सिनेरियो कि 60-40, मगर 10 बार पेपर होंगे तो 6 बार है कि आपका एंट्री आती है, 4 बार है कि आपका वो आता है। तो ज़्यादा फोकस रखना आप जनरल एंट्रीज पे। और जनरल एंट्री तो बहुत अच्छा होता है कि जल्दी क्वेश्चन आता है, 5 मिनट लगते हैं बस, रियलाइजेशन में तो टाइम लगता है। हाँ, गलत तो वही होती है ना जब अच्छी प्रैक्टिस ना करो, तो प्रैक्टिस करके रखोगे तो सही रहेगी। अब ऊपर से हवा में देख के जाओगे तो गलती होगा। अब देखो जैसे पहले एंट्री क्या लिखी है, लिखा मोहन टुक 50% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, और टोटल देखो स्टॉक दे रखा है बैलेंस शीट में 4 लाख का। देखो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन भी करना है एंट्री करने से पहले। तो देखो पहले कैलकुलेशन होता है, स्टॉक कितने का दिया आपको 4 लाख, इसमें से बोला 50% कौन लेके जा रहा है, मोहन। तो इसका 50% कितना होता है 2 लाख, मतलब 2 लाख का स्टॉक मोहन लेके जा रहा है, लेकिन बोला गया है 20% डिस्काउंट पे, तो इसका 20% कितना होगा 40, यानी मोहन कितने में ले गया होगा, इसमें कोई परेशानी किसी को। और बाकी जो बचा स्टॉक उसको हमने 30% प्रॉफिट पे भेज दिया, तो बचा कितना 2 लाख, 30% प्रॉफिट का मतलब हो गया 60,000 का प्रॉफिट, यानी आपने 2,60,000 में बेचा होगा। यहाँ तक परेशानी तो बताओ, एंट्री कर दो। अब एंट्री तो आप जानते ही हो, पार्टनर ये मोहन ले गया एसेट्स, तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,60,000। कोई दिक्कत, ये एसेट बिक गया, तो बिकने में एंट्री क्या थी। अब मान लो आप एंट्री भूल गए, सपोज आपको एंट्री दिमाग में नहीं है, तो आप ऐसा सोचो एसेट बिकेगा तो आप उसको लिखोगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और दूसरी जगह भेजोगे कैश या बैंक के डेबिट।
ठीक है ना। अब दोनों एक ही लिखोगे, कैश या बैंक, जो आपको अच्छा लगे। किसी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि कैश या बैंक तो अलग बात है, वरना जो आपका मन करे लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हो गई एंट्री, कोई दिक्कत? पहले एंट्री में देखो, अगली एंट्री सेकंड। देखो सेकंड में क्या लिखा है, लिखा है डेटर। डेटर कितना दिया है? 264 का डेटर है। बोला उसके साथ प्रोविजन भी है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है? 24,000। और फिर नीचे लिखा है कि बैड डेब्ट्स जो हो गया, कितना हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया आपका 48,000। जरा एक बात ध्यान रखो जी, ये दोनों चीज़ें ये बैलेंस शीट में होंगी और ये नीचे एडजस्टमेंट है, समझो। तो एक बात बताओ, ये जो डेटर को तो हम बैलेंस शीट के डेबिट में लिख देते, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देते थे, और ये प्रोविजन को हम लिख देते थे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर इससे हमें कोई मतलब रहता था? जो भी एडजस्टमेंट होती थी इसी वैल्यू पे निकालते थे। यानी आपका जो डेटर था 264 का था, और भागा कितना इसमें से? 48। तो बचा कितना? 2 लाख। यही हुआ ना। अब इससे क्या डेटर रियलाइज, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर का नाम तो आता नहीं है कहीं। ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है? अगला देखो, थर्ड लिखा है फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 50,000 रुपये का। और क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है? 5 लाख की। अब आगे लिखा हुआ है कि जो बिल्डिंग है वो 8 लाख की बिक गई। अब ध्यान समझो, हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे वो फुल्ली रियलाइज हो गया, पढ़ा था। तो फर्नीचर के लिए कुछ नहीं बोला तो फर्नीचर कितने का बिकेगा? 50,000 का। नहीं बोल तो 50 का बिकेगा। और बिल्डिंग कितने का बिका है? 8 लाख का। तो 8 लाख बिल्डिंग और 50,000 फर्नीचर, यानी कुल मिला के आपके पास पैसा कितना है? 8,50,000। तो बिकने पे एंट्री आप जानते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,50,000। ठीक है, एंट्री कोई दिक्कत? अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है। मशीनरी थी 6 लाख की, वाज गिवन टू क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट। मशीनरी को आपने क्रेडिटर को दे दिया, क्या कोई एंट्री होगी? जब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी लायबिलिटीज को कोई एसेट्स दोगे तो आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या लिखोगे? नो। याद रखना, ये नो एंट्री लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगला देखो, नहीं छोड़ो, नहीं लिखना पड़ेगा आपको। अगला देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट। क्या? तो नहीं मिलेंगे नंबर, नहीं मिलेंगे। अगला देखो, इन्वेस्टमेंट है 40,000 का। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? डाउट है, पूछो। फोर्थ में देखो, मैंने आपको जब डिजुलेशन का फॉर्मेट बताया था तो मैंने एक बात बताई थी कि अगर किसी लायबिलिटीज की पेमेंट आपको करनी होगी और पूरा आपको एसेट्स देके सेटल कर दोगे तो आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी। तो वहाँ देखो लिखा है कि लायबिलिटीज को एक मशीनरी दी और पूरा सेटलमेंट हो गया, कैश वैश का इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको एंट्री नहीं करना। सर एक ऐसा भी तो क्वेश्चन होता है जिसमें जो मशीनरी होती है उसकी वैल्यू क्रेडिटर से ज़्यादा होती है, तो वो पैसा वापस भी आता है। हाँ, ऐसी भी होती है। तो इस केस में क्या, जितना पैसा आएगा उसकी एंट्री आप करोगे। सपोज 5 लाख का क्रेडिटर था, आपने 8 लाख की मशीन दी, तो उससे क्या किया, क्रेडिटर ने 3 लाख रुपये आपको वापस किया सेटलमेंट करके, तो 5 तो खत्म, 3 लाख तो आपके पास आया ना, तो उसकी एंट्री आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आएगा वो भी एंट्री करोगे भी, वो भी आएंगे। अब देखो आखिरी वाला देखो लिखा है, एक आपके पास फर्नीचर है कितने का, सॉरी इन्वेस्टमेंट है 40,000 का, 150% पे बिक गया, तो ज़्यादा पैसा आ रहा है, रियलाइज हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसका 150% कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। कोई दिक्कत? समझ गए बात को? जो तुम्हारा उस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, जो कहते हैं तुम होगा इसी में। अगर मिल जाए तो कुछ क्वेश्चन ना कम कर दिया नई वाली बुक से। हाँ ये रहा, 7.49 निकालो प्रैक्टिकल का 17, 7.49 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 17।
लाल एंड पाल करके होगा, लाल एंड पाल पार्टनर, रेशियो 3 और 7 का, लाल पाल 3 और 7 मिल गया। देखिए जरा, देखो क्या लिखा है, लिखा लाल एंड पाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:7 on 1st April 2015 the firm dissolved after transaction assets transferring assets and outside liabilities to realization account you are given the following information। ट्रांसफर करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दिया, आपको इससे जनरल पास करनी है। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि पहला देखो लिखा अ क्रेडिटर ऑफ 360, एक क्रेडिटर था कितने का, 3,60,000 रुपए का। आप क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, एक मशीन कितने की, और वापस कितना कर रहा है, 1,40 वापस कर रहा है। आगे ना आपका जो कहा था आपने, 360 का क्रेडिटर था, 5 लाख की मशीन ली, फुल सेटलमेंट बोलता तो आपको एंट्री नहीं करनी पड़ती, लेकिन बोला कि वो आपको 1,40 वापस दे रहा है, तो इस इनका तो हमें कोई मतलब ही नहीं ना, आपस में सेटल होगा कोई दिक्कत नहीं, पर पैसा तो आया ना कितना, 1,40। तो जो पैसा है उसकी एंट्री करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू, सर तो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ ये 1,40 तो मतलब जो एसेट क्रेडिटर लिखने, क्या लिखेंगे, देखो ना क्रेडिटर को, देखो ये क्रेडिटर तो ऊपर होगा बैलेंस शीट रियलाइजेशन के इस साइड, और ये मशीन होगा इस साइड, और नीचे एडजस्टमेंट होगा। तो 360 के क्रेडिटर की पेमेंट खत्म हो गई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मशीन भी 360 खत्म हो गया, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1,40 जो आपको रियलाइज हुआ वो आप लिख दोगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, जो बैंक होता है रियलाइज वाला कॉलम, वहाँ एसेट रियलाइज में उसमें लिख दोगे मशीनरी 160, बस 1,40 सिर्फ ये आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, देखो सेकंड लिखा है सेकंड क्रेडिटर 50,000 एक्सेप्ट स्टॉक 45 इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। लिखा दूसरा एक और क्रेडिटर था 50 का, उसको 45,000 रुपये का स्टॉक दिया, पूरा हिसाब किताब खत्म, तो क्या करेंगे, नो एंट्री, तो दूसरे की हो जाएगी आपकी नो एंट्री। तीसरा देखो क्या लिखा, अ थर्ड क्रेडिटर ऑफ 90, थोड़ा पीछे समझाना, यहाँ समझाना पड़ेगा। एक तीसरा क्रेडिटर है, कितने रुपए का क्रेडिटर है वो, 90,000 का क्रेडिटर है, उसको बोला 45,000, तो आपने क्या दिया उसको, कैश, और बाकी जो बचा हुआ है उसके बदले 43,000 का इन्वेस्टमेंट देके पूरा हिसाब किताब खत्म कर लिया। तो देखो इस वाले हिस्से के तो आपको कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो आपने सेटलमेंट कर दिया है, सिर्फ आपको इस हिस्से से मतलब है जो आपने कैश दिया। तो कैश देने की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सिर्फ 45,000 है। 45, हाँ। अब देखो अगर यहाँ पे फुल क्लेम नहीं लिखा होता, इस वाले हिस्से में यहाँ लिखा था ना फुल क्लेम, अगर मान लो फुल क्लेम नहीं लिखा होता तो हम मानते कि सिर्फ 43 की पेमेंट थी, तो बाकी 2 बचा होता ना वहाँ का, वो भी आपको कैश देना पड़ता। ये तो देखो कैश दिया खत्म, इधर का हिस्सा कितना था, 45 था ना मशीन बचा ही हुआ, उसको हमने 43 का इन्वेस्टमेंट दिया, लेकिन बोला गया ना फुल सेटलमेंट मतलब पूरा खत्म, लेकिन मान लो वहाँ फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तब, तो 2,000 बस था, तो रियलाइजेशन अकाउंट इसी में 2,000 आ जाते, इसी में आ जाता, मतलब 2,000 और जोड़ देते इसमें, 90 की हो जाता, 47 हो जाता। इन्वेस्टमेंट का करेंगे, अरे देखो इन्वेस्टमेंट तो लिखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट दिया वो तो लिखता ही नहीं ना, 2 और बच जाता, फुल सेटलमेंट लिखा तो बचा नहीं, लेकिन अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो 2 वहाँ से बच जाता आपको, फिर उससे भी ऐड करके पेमेंट करते हैं। ठीक है भाई, और चौथा देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो आप जानते ही हो, चौथा लॉस दिया है, लॉस के जानते हो, पार्टनर कैपिटल डेबिट होंगे, क्या नाम थे, लाल पाल, हाँ, तो लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखा भी हमने लाल से ही है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था लॉस उसका, 15,000, रेशियो क्या है 10, 15 तिया 4500, 10,500, बस खत्म, समझ के बात को। तो यही कुछ एंट्रीज है, ऐसी आपको करनी है। हाँ कुछ एंट्रीज और रह गई है जो है कि आपकी एक्सपेंस से रिलेटेड, वो एक्सपेंस के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट केसेस होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको घर से जो करना है, जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज पेमेंट ये सारी जो एंट्रीज है ना, वो आपको घर से करके आनी है। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो, मैं मार्क करा दूंगा। अभी स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है जिसमें वो है एक्सपेंस वाला है, बाकी क्या हो, बाकी 4 के बाद में 5 से लेकर 17 तक सब यही है। ये हो सकता है बीच में किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट आएगा तो उसको आप छोड़ देना। सर रीइंबर्समेंट वाला बताना, क्या रिइंबर्समेंट वाला है, कौन सा टॉपिक है,
ये 8th वाले में 4th एंट्री है एडजस्टमेंट जो भी 8th वाले की 4th। एक बार देख लेते जरा। 8 का तो क्या मतलब है 4। पार्टनर को पे करना था एक्सपेंस बट पे फर्म ने हाँ बस वही रह गया, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो खर्चे वाली एंट्री है ना, सुन लो, जो एक्सपेंस वाली एंट्री आएंगी रियलाइजेशन, देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस मैंने आपको बेसिक बता दिए कि फर्म पे करेगा, पार्टनर पे करेगा। फर्म ने पे किया तो रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर ने पे किया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर बता दिया। लेकिन इसके अलावा और भी कैसे कि फर्म को देना था पार्टनर दे दिया, पार्टनर को देना था फर्म ने दे दिया, आधा पार्टनर ने दिया आधा फर्म ने दिया, वो वाले केसेस रह गए। वो मुझे आराम से एक प्रॉपर 1 घंटा चाहिए उसे समझाने के लिए, तो अगली क्लास में सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे। तो वो वाला जिस क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ है उसको छोड़ देना, बाकी सारी एंट्रीज आपको करके आनी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।